Welcome to Humanities Honor है. Now the learning will be of the next level. Don't forget to share, like and subscribe. So here we start with the chapter. स्वागत है तुम सभी का. तो फाइनली आज हम क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं. तो तुम्हारी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. बेसिकली इस पूरी 12th क्लास में तुम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो. एक ऐसी ज्योग्राफी जिसका कोर कंसर्न ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमंस की सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस की डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ. ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर एज वेल. अब बिना बकवास करे हम कुछ ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरीके से डिफाइन किया है. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस. और ये प्यारे प्यारे वचन बोले गए हैं रैटज़ल के द्वारा. अब इसमें ये बताना क्या चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस. इनके मुताबिक ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस को हमें सिंथेटिक रूप से पढ़ना चाहिए, मतलब दोनों को कंबाइन करके पढ़ना चाहिए. क्योंकि ह्यूमन नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है और अपने हाउसेस बनाता है. ह्यूमन नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है और इंडस्ट्रीज बनाता है. ह्यूमन नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है और एग्रीकल्चर करता है, अपने फूड की व्यवस्था करता है. और ये जो रैटज़ल है ही इज अ सपोर्टर ऑफ नेचुरल डिटर्मिनिज्म. अब ये नेचुरल डिटर्मिनिज्म क्या है इसको हम बाद में समझेंगे एपिसोड नंबर 2 में. तो यहां पर रैटज़ल ने हमें बताया है कि जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है दिस इज अ सिंथेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस, और यू कैन से फिजिकल ज्योग्राफी. Human geography is the study of the changing relationship between unresting man and unstable earth. और इन वचनों को बोलने वाली महिला है एलन सी सैम्पल. इनकी डेफिनेशन को तुम ऐसे समझो. देखो, हमें पता है कि अर्थ अनस्टेबल है. अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक, वोल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे द फेस ऑफ द अर्थ चेंज हो जाता है. अर्थ के ऊपर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे कहीं पे माउंटेन्स बन जाते हैं तो कहीं पर वेदरिंग हो जाती है. और हम सब ये भी जानते हैं कि मैन बहुत अनरेस्टिंग क्रीचर है. ह्यूमंस आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी बनाते रहते हैं, उसे और एडवांस करते हैं. जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे आपके स्मार्टफोन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया. और ये सब तो छोड़ो, अब तो 5G भी आने वाला है. तो सैंपल के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये चेंज हो रही है समय के साथ. अब ये रिलेशनशिप चेंज कैसे हो रही है आइए देखते हैं. तो प्राचीन काल में हम ह्यूमंस बहुत प्रिमिटिव थे. हम पत्तों से बने हुए कपड़े पहनते थे या जानवर की खाल पहन लेते थे. हमारे हथियार भी इतने कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं थे. पहले की ह्यूमन सोसाइटी पानी के पास अपने घर बनाना पसंद करती थी क्योंकि वो पानी को अपने घरों तक नहीं ला सकते थे. और अगर कभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो वो पेड़ों के नीचे शेल्टर लेते थे. और हम पेड़ों के ऊपर से ऐसे ही फ्रूट्स तोड़कर खा लिया करते थे. लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग है. हम घर पे ही अपने फ़ोन की हेल्प से कोई भी अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर कर सकते हैं. मॉडर्न ह्यूमन बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं. हमारे टूल्स भी बहुत खतरनाक हैं. और अब हमें पानी के सोर्सेज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पानी को अपने घर तक ला सकते हैं नल के द्वारा. और अगर आज बारिश हो जाए तो हमारे पास अम्ब्रेला है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अब एक बार दोबारा से इनकी डेफिनेशन पढ़ो और खुद समझने की कोशिश करो. आशा करता हूं तुम सबको यह समझ में आ गई होगी. और ये जो एलन सी सैम्पल है शी इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ नेचुरल डिटर्मिनिज्म. अब नेचुरल डिटर्मिनिज्म क्या है तो थोड़ा वेट करो, हम इसे नेक्स्ट एपिसोड में कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे.
conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living being which inhabit it। बहुत कॉम्प्लेक्स है, चलो मैं इजी कर कर समझाने की कोशिश करता हूं। तो इनके अकॉर्डिंग भी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड लिविंग बीइंग्स। अब इनके डेफिनेशन में और क्या ऐड होता है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को भी समझते हैं, जैसे मार्केटिंग के रिलेशन, जैसे सोसाइटी के रिलेशन, जैसे कल्चरल रिलेशन, जैसे दो कंट्री के रिलेशंस कैसे हैं। और ब्लाचे के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन ज्योग्राफी में फिजिकल लॉज भी पढ़ते हैं जो कि हमारे अर्थ को गवर्न करते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी, और अगर किसी कॉन्टिनेंट के पास से कोल्ड ओशन करंट जा रहा है तो जिस रीजन से वो कोल्ड ओशन करंट जाएगा वहां की कोस्ट लाइन का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहेगा। और ब्लाचे ही इज अ सपोर्टर ऑफ पॉसिबलिज्म, और पॉसिबलिज्म भी हम आगे आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। वैसे ये सब 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधा सीधा इनकी ये जो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को जिस तरीके से डिफाइन किया है, ये लाइंस दे दी जाएंगी और तुमसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस ज्योग्राफर ने कहा था, या फिर तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि ब्लाचे वॉज सपोर्टर ऑफ, फिर तुम्हें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और तुम्हें पॉसिबलिज्म पे टिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में आता रहता है कि डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर तुमने नोटिस किया हो तो तीनों ही ज्योग्राफर्स ने एक चीज कही थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कुछ ह्यूमन फिनोमिनास का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे किस रीजन में ज़्यादा डेंसिटी है, किस रीजन में ज़्यादा माइग्रेशन होती है, किस रीजन में ज़्यादा इमिग्रेशन होती है, किस रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट है। और स्पेशियल का मतलब यहाँ पर रीजन है, कोई एरिया। और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे के रीजंस क्या हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स और महाराष्ट्र वाला रीजन हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना एक ह्यूमन फिनोमिना है, और जब हमने पॉपुलेशन का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि मतलब ये पॉपुलेशन ज़्यादा किस रीजन में है, तब हमने इस ह्यूमन फिनोमिना का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमें पता है कि किस रीजन में ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि हाउ दे कम अबाउट, मतलब रीजंस क्या है यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के तो बहुत सिंपल रीज़न हो जाएंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में गंगा रिवर फ्लो करती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं होने वाली है, बिकॉज गंगा इज अ हिमालयन रिवर। चलो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स तो समझ लिए, लेकिन अब महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, अब हम इसके रीजंस भी समझते हैं। पहला रीज़न है कि महाराष्ट्र एक अर्बन सिटी है, और भैया गांवों से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, ये हम सबको पता है। प्लस यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। प्लस महाराष्ट्र में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है, और बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी सी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर इस माय नगरी में आते हैं, इस आशा के साथ कि अगर उन्हें एक चांस मिल जाए तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सोशल डिफरेंस मतलब सोसाइटी का डिफरेंस। जैसे यूएसए की फैमिली और इंडियन फैमिलीज को ही ले लो। जब भी कोई बच्चा यूएसए में 18+ का हो जाता है तो उसे उसके मम्मी पापा छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा अपना खाओ कमाओ, अब तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। लेकिन इंडिया में हम हमारे मम्मी पापा के साथ उनके आखिरी दम तक रहते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें कभी नहीं छोड़ते। हम 18+ हो जाएं या 80+ हो जाएं, हम हमेशा हमारे मम्मी पापा के लिए उनकी आंखों के राज दुलारे रहते हैं। ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक डिफरेंस भी समझते हैं कि मतलब कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि
उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में। ज्योग्राफी इज अ इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, ये तो तुम सब जानते ही हो, क्योंकि ज्योग्राफी में तुम सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। जैसे ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट भी है, मतलब इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला। जैसे जब हम किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, या जब भी मेडिकल सेक्टर में कोई डेवलपमेंट होती है तो हमारा डेथ रेट कम हो जाता है। और ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। ज्योग्राफी में हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, हम टाइम निकालना सीखते हैं, हम फील्ड के सर्वे करना सीखते हैं, मीन मीडियन मोड निकालना सीखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं। अब ज्योग्राफी में एक ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के दो अप्रोचेस। बहुत लड़ाई होती है ज्योग्राफर्स के बीच में। कुछ ज्योग्राफर्स कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो कुछ ज्योग्राफर्स कहते हैं नहीं, हमें ज्योग्राफी को दूसरे तरीके से पढ़ना चाहिए। कुछ ज्योग्राफर्स कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी को नोमोथेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। नोमोथेटिक अप्रोच मतलब इसमें कुछ लॉज बना देते हैं, कुछ थ्योरीज बना देते हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पे नॉर्वे आता है, तो इसे देखने से तुम्हें यह लगेगा कि नॉर्वे के सभी लोग खुश रहते हैं। अब नोमोथेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रिसर्च हुई वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे हुई थी, देखो कंट्री लेवल पे हुई थी, और इसमें हमें एक थ्योरी मिल गई कि ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में जो नंबर 1 पे कंट्री आती है वो है नॉर्वे। पर क्या नॉर्वे के सभी लोग सच्ची में खुश रहते हैं? नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग उदास भी रहते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई मर गया होगा, उनके ऊपर लोन चढ़े हुए होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब हम ऐसे बहुत ही ज़्यादा छोटे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाकर रिसर्च करते हैं तो इसे हम कहते हैं ईडियोग्राफिक अप्रोच, और ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है, क्योंकि हम नॉर्वे के हर एक इंसान को पकड़ पकड़ कर ये पूछेंगे कि भैया तुम खुश हो तो क्यों हो, और अगर तुम उदास हो तो क्यों हो। तो जब हम पूरा सर्वे कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरी आ जाएगी, और बहुत सारी थ्योरी का मतलब है कि हमारे पास जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। पर तुम्हें इतनी रामायण याद नहीं रखनी, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि नोमोथेटिक का मतलब होता है लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग, या फिर ईडियोग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव। बस इतना सा याद रखना है। अब दूसरा ड्यूअलिज्म का मुद्दा है कि हमें ज्योग्राफी को रीजनल अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। इन दोनों अप्रोचेस को समझने के लिए तुम क्लास 11th ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के एपिसोड नंबर 3 को देख लेना, वो मैंने बनाया हुआ है, और इन दोनों अप्रोचेस को मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाया हुआ है। और तीसरी तरह का ड्यूअलिज्म था, कुछ ज्योग्राफर्स कहते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ना चाहिए, तो कुछ ज्योग्राफर्स कहते थे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ना चाहिए। पर यह ड्यूअलिज्म गलत है, क्योंकि नेचर और ह्यूमन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसे तुम इन एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हो। देखो, हम कई बार कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का कोई चेहरा होता है? नहीं। लेकिन जब भी कभी भूकंप आता है या सुनामी आ जाती है तो हम ये कहते हैं दैट द फेस ऑफ द अर्थ हैज बीन चेंज्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक। आई ऑफ अ स्टॉर्म, तो आई तो ह्यूमंस के पास होती है, लेकिन हम आई ऑफ द स्टॉर्म भी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है ह्यूमन और नेचर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो है स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। अब देखो, ह्यूमंस के पास नोज होती है, स्नाउट का मतलब होता है नोज, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ग्लेशियर के ये जो फुट है ये हमारी नोज की तरह लगता है, इसलिए हम कहते हैं स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। फोर्थ एग्जाम्पल है नेक ऑफ द इस्थेमस। तो नेक क्या काम करती है? नेक हमारी हेड को हमारी लोअर बॉडी के साथ अटैच करती है। और इस्थेमस क्या होता है? एक बहुत ही पतला सा लैंड रूट जो कि दो कंट्रीज को या दो बड़े बड़े से कॉन्टिनेंट को जोड़ता है।
जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जो इस्थमस है उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोफाइल ऑफ सॉइल, जैसे ह्यूमस हो गया, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन। और ह्यूमंस के पास भी प्रोफाइल होती है, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो अपने साथ अपनी प्रोफाइल लेकर जाते हैं। विलेजेस और टाउन्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, उसी तरीके से जब विलेजेस और टाउन के अंदर डेवलपमेंट आती है, कहीं पे अगर इंडस्ट्री लग जाती है तो वो रीजन डेवलप होना चालू हो जाता है। विलेजेस और टाउन सिटीज में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवे, वाटरवे को हम आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो जो हमारे अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ सेंड करते हैं। उसी तरीके से ये जो रोडवे, रेलवे और वाटरवे है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस। अच्छा चलो, अब तुम मुझे ये बताओ कि लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, ये कौन सी ज्योग्राफी के पार्ट हैं? वेरी गुड, ये हैं फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स। अब ह्यूमंस ने फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट किया, ये चीज तुम नोटिस करना। जैसे हमने लैंड फॉर्म के ऊपर हाउसेस बना लिए, हमने रोडवेज बना ली, हमने सॉइल की बहुत सारी स्टडी करी और हमने ये जान लिया कि ब्लैक सॉइल के ऊपर कॉटन उगाया जा सकता है, सैंडी सॉइल के ऊपर कैक्टस वगैरह उगते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स बना लिए। क्लाइमेट की स्टडी करके हमने सोलर हीटर, सोलर गीजर, ये सब चीज़ें बना ली। हमने विंड मिल जगह जगह पे इस्टेब्लिश कर दिए ताकि हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। हम ह्यूमंस ने वाटर के ऊपर डैम्स बना दिए, हमने वाटर्स की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दी। और ये सब हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से कर पाए। अब ये तुम्हारा होमवर्क है और ये तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ह्यूमंस ने फ्लोरा एंड फौना का इस्तेमाल कर कर कौन से नए फीचर्स बनाए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो इसमें आ जाएगा कि हम ह्यूमंस ने नेचर के साथ इंटरेक्ट करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, नेशनल पार्क्स बनाए, परमानेंट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और भी बहुत कुछ। इस दुनिया में 1000 चीज़ हैं, उसमें से कोई भी 2 चीज़ें तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो तुम्हें ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए और लास्ट में अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। चलो वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा स्कोर आया होगा। स्कोर अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने लास्ट तक इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा और इन्हें आंसर करने की कोशिश करी। अब अपनी बुक का पेज नंबर 6 खोलना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ये तुम्हारा होमवर्क है और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।